बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज फिर इमरान खान साहब ने ECP के जो चीफ कमिश्नर हैं उनके ऊपर शदीद तनकीद की लाहौर में खिताब करते हुए, और उन्होंने कहा है जी कि आप नून लीग के एजेंट है, और उनसे एक मरतबा फिर उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। और यकीनी तौर पर सबको मालूम है कि वहाँ पर एक फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कई माह से ये बात करते रहे हैं कि जो रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो दी थी, उसके अंदर सीरियस किस्म के वहाँ पे आपको लैप्सेस दिखाई देते हैं, और इस हवाले से PTI के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सो एक वाज़े तौर पे दिखाई ये देता है कि इमरान खान साहब जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस उनको दिखाई नहीं देता कि ये फैसला उनके हक में आएगा, और इस वजह से ACP को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। बल्कि जब से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, हमने देखा कि अदलिया के हवाले से भी इसी किस्म के उनके जो है वो आपको तासुरात दिखाई देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज डायरेक्टिव्स दी हैं पंजाब गवर्नर को कि आप या आपका कोई नॉमिनी जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब से हलफ ले, और ताकि ये प्रोसेस जो है पंजाब के अंदर कंप्लीट हो। पिछले कई हफ्तों से वहाँ पे एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। ताम देखना यह है कि इसके ऊपर किस हद तक अमल होगा। मईशत जो है नाज़रीन, आपको मालूम है कि हमारी जो माशी इस वक्त सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, और ख़ासकर एनर्जी सेक्टर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। नई जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब, उनकी टीम जो है, उनकी कोशिश है कि इन तमाम जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर काबू पाया जाए। रिसेंटली IMF के साथ जो है वो मुज़ाकरात भी हुकूमत पाकिस्तान के हुए हैं, और मई में उनका एक वक्त जो है वो पाकिस्तान आएगा। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर इसहाक डार साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया डार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ आज हम माशी एतबार से खड़े हैं, क्या हम जब भी कोई नई गवर्नमेंट, ज़ाहिर है कि अब इत्तेहादी गवर्नमेंट आई है और लगता है ऐसे है कि हमारी मईशत अभी भी इमरजेंसी के अंदर पड़ी हुई है, क्या इसकी वजूहात आप समझते हैं कि होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में अगर आप एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेंगे तो जितनी हुकूमतें आई पाकिस्तान की तारीख में और जो उनको विरसे में मईशत मिली, वो सबसे बेहतरीन मईशत जो है वो PTI की हुकूमत को मिली। कोई आप इकोनॉमिक इंडिकेटर पकड़ लें, इंटरेस्ट रेट 6.25%, फूड इन्फ्लेशन 2%, जनरल इन्फ्लेशन 4%, और जो है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 3%, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी, इस तरह की तमाम चीजें आपके सामने। तो आगे आ जाती है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का ये हाल है कि 3.5 साल की परफॉर्मेंस में पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले 1952 के बाद इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मजमूई कौमी जो पैदावार है, GDP जिसे कहते हैं, उसको मनफी में लेकर 1% मनफी जो दूसरा साल इनका था, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को 51 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमने 83 अरब डॉलर से 5 साल में पाकिस्तान की मईशत का हुजम बढ़ाया, पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार को बढ़ाया। इन्होंने एक साल में, सिर्फ एक साल में, दूसरा जो साल था इनका फिस्कल ईयर 19-20, उसमें इन्होंने पाकिस्तान का 51 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया। अब परफॉर्मेंस के हिसाब से जानी जाती थी कि याहिया खान की हुकूमत बदतरीन हुकूमत गिनी जाती थी पाकिस्तान की मुआशी तारीख में, उसको भी पीछे छोड़ दिया। और ये इन्होंने जो इनकी जो मुआशी कारकर्दगी है वो उसको भी इन्होंने मात किया, और ये अब बदतरीन मुआशी कारकर्दगी पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब की हुकूमत में गिनी जाएगी। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका बड़ा सिंपल चीजें 2-3। एक तो इन्होंने पाकिस्तान के करेंसी को बेकदर अपने हाथों से खुला छोड़ दिया, और जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो इसके साथ सट्टा खेलते हैं, जो इसको एब्यूज करते हैं, जो इसको अपने करोड़ों और अरबों बनाने के लिए करेंसी का बेड़ा गर्क करते हैं, वो पूरे प्ले में आ गए। और हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जब मियां नवाज शरीफ 104-50 पे छोड़ा, जब मैंने भी छोड़ा,
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 115 पे छोड़ा, केयर टेकर ने 122 पे छोड़ा, ये 190 तक ले गए। अब ये एक पहला वो कदम था कि करेंसी को छोड़ने का मतलब ये है कि आपकी महंगाई का तूफान उठना शुरू हो गया। जब वो उठना शुरू हुआ तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो हमने 6.25% पॉलिसी रेट छोड़ा था, इसको बढ़ाते बढ़ाते उसको कंट्रोल करने के लिए 13.25% पे ले गए। ये बेस रेट है और तकरीबन 2-3% बैंक्स कम से कम इससे ऊपर चार्ज करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी बिजनेस को उधार देने के लिए। तो बिजनेस भी वायबल नहीं रहे। आपकी उसके नतीजे में जैसे मैंने अर्ज किया कि जीडीपी का तबाही हुई, आपके मईशत की तबाही हुई, महंगाई का जो तूफान आया, कि कोई चीज आज आप नहीं कंपेयर कर सकते कि 3.5 साल में जिसकी कम से कम जो कीमत है दुगनी ना हुई हो। और खासकर जो रोजाना की हर घर खाने पीने की अशिया, जी खाने पीने की चीनी, आटा, दालें, सब्जियां, घी, जो चीज मर्जी ले ले, मिनिमम 100% इजाफा है। घी मसलन 150 से 450 रुपए क्रॉस कर चुका है। आटा 35 पे ज्यादा 80 रुपए पे चला गया। चीनी है तो 55 से 110 पे चली गई है। अद्वियात है तो ऐसी ऐसी अद्वियात है जो 65 रुपए से 330 रुपए पे चली गई। बिल्कुल। तो ये तो और फिर 2 करोड़ लोगों को गुरूर की लकीर से निकाला था इन्होंने, 2 करोड़ लोगों को वापस धकेल दिया। को अनएम्प्लॉयमेंट में बेहतरी लाए थे इन्होंने, उसको दोबारा जो है डबल कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसका कलेक्टिव जो नटशेल रिजल्ट है कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस के बुनियाद पे 2016 में प्रोजेक्ट किया गया था ग्लोबली कि जी प्राइस वाटर हाउस कूपर ने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया की जो प्रीमियर क्लब है G20 जिसे कहते हैं, वो मुआशी क्लब में दाखिल हो जाएगा, 2030 में दाखिल होगा और ये 18वीं दुनिया की मईशत बनने जा रहा है। जिस तरह हमने परफॉर्म किया और जो स्टॉक मार्केट दुनिया में 5वें नंबर पे, साउथ एशिया में पहले नंबर पे, तमाम इंडिकेटर साउथ एशिया में बेहतरीन थे, हर इंडिकेटर वर्स्ट है इस वक्त इंक्लूडिंग करेंसी एंड स्टॉक मार्केट। तो ये अपना वहीद साहब, ये हमारी है बदकिस्मत मुआशी तारीख जो इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत ने इस मुल्क को रकम की है। और अब हम प्रिडिक्ट हो रहे हैं 54th इकोनॉमी। तो अब आपके सामने है, कौम देख रही है, अभी हमें उस यानी कुएं में इन्होंने डाल दिया है कि जिसमें हमें अब पूरी कुव्वत के साथ इसको मेहनत और दिन रात मेहनत करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक जो अनस्टेबल कंट्री की इकोनॉमी थी, वो इससे मैं कहूंगा कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम थी। आज जो उससे कई गुना मल्टीप्लाई कर चुकी है प्रॉब्लम। तो अल्लाह करे जी अब हमारी जो है ऑपोजिशन कंबाइंड की मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है, प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, हुकूमत आ चुकी है और पूरी तरह इन कंसल्टेशंस हैं, आगे कोशिश कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर साहब, जो टीम है आपकी फाइनेंशियल टीम है, मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब उसको लीड कर रहे हैं, सो यू आर कॉन्फिडेंट कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जो विजन है पार्टी का, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी के हैं शहबाज शरीफ साहब, ही हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन पंजाब थ्रू आउट हिज पोलिटिकल करियर। तो आप समझते हैं कि ये टीम कोई सहारा दे पाएगी इस वक्त हालात को? देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, काबीना उसमें अपने इनपुट देगी, कंसल्टेशंस हमारे साथ भी रेगुलर होती हैं और हम भी अपनी इनपुट देते हैं। हम तो जब मैं लाहौर चेंबर का प्रेसिडेंट था, जब सियासत में भी नहीं था, उस वक्त भी अपने बजट के लिए और मईशत के लिए आर्टिकल भी लिखते थे, अपनी प्रपोजल्स भी देते थे। तो ये चीजें तो हमने कलेक्टिवली करनी है। देखिए, पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना है, इसका लीड टीम है और इस वक्त हमारे जो अपना वजीर आज़म शहबाज शरीफ है, उनका अपनी एक हार्ड वर्क एडमिनिस्ट्रेटर होने की एक क्वालिटी उनमें है और हम श्योर के उनकी पार्टिसिपेशन और उनकी टीम इस वक्त जो जिसकी जिम्मेदारी है, प्राइम जिम्मेदारी, वो उनके साथ हम अपनी पूरी मशावरत और अपना जो भी तजर्बा है माजी का, उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे और कर रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सही है, नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो IMF की इस वक्त शराइत हैं या डिमांड्स हैं, एक तो हमने उनको कहा है कि ये जो EFF प्रोग्राम है इसको 22 से 23 तक आप ले जाएं, अगले साल तक यानी ले जाएं। अब जाहिर है कि उन्होंने कहा जी कि मई में दे विल बी विजिटिंग इस्लामाबाद और फिर वो रिव्यू
मीटिंग्स वगैरह होंगी। मुझे काइंडली ये बता दें कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो एक तो ये है कि वो कहते हैं जी आप सब्सिडी जो है स्पेशली एनर्जी सेक्टर से बिल्कुल खत्म कर दें, और दूसरा वो कहते हैं कि आप अपने रेवेन्यूज को जो है वो बढ़ाएं। और आई थिंक ये एक जेन्युइन किस्म की डिमांड्स हैं। आप किसी के पास भी पैसों के लिए जाएंगे वो आपसे इस तरह के मुतालबात करेगा, तो उससे क्या महंगाई में इजाफा नहीं होगा? देखिए, दो चीजें, एक तो ये है कि पहले हम ये देख रहे हैं कि ये डिमांड्स उनकी क्यों आ रही हैं। ये डिमांड इसलिए आ रही हैं कि पाकिस्तान की एक रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी थी और वो आपने देखा कि 5 साल में डबल हुआ रेवेन्यू। इमरान न्याजी साहब ने अवाम के जलसों में ये वादा किया कि मुझे अगर आपने इलेक्ट कर दिया तो मैं आपको 1 साल में डबल करके दूंगा। ये मैं नहीं, आपके स्टूडियो में ये सारा लाइब्रेरी में रिकॉर्ड मौजूद होगा कि कहते थे मैं 1 साल में 8,000 करूंगा, इन्होंने 5 साल में किया, आपको याद होगा। अगर आज इनकी परफॉर्मेंस देखें तो उस हिसाब से तो कम से कम इस वक्त जो रेवेन्यू को 7,200 अरब के करीब होना चाहिए। अगर हमारी एवरेज इंक्रीज लें 20% एवरेज सालाना, तो चौथा साल खत्म होने वाला है, तो इसमें तो फिर ये बहुत पीछे है। तो आमदनी तो बढ़ा नहीं सके, 1 साल क्या 4 साल में भी वहां नहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ ये वादा था कि अखराजात पे हम कमी करेंगे, हम साइकिल पे दफ्तर आएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउसेज और चीफ मिनिस्टर हाउसेज को खत्म कर देंगे, तो हम एक स्ट्रेटजी ड्राइव करेंगे। उसमें अमली तौर पे हमने देखा कि 28 लाख की भैंसें बेचते हैं, 35 लाख का ये मुशारा करवा रहे थे सर अपना ऐवान सदर में अपनी रूह की तस्कीन के लिए। तो कोई नहीं हुआ। 2 हेलीकॉप्टर पे ये आते रहे हैं, साइकिल पे आना था। यानी जो चंद लाख में, अगर गाड़ी में भी आते जो सारे प्राइम मिनिस्टर आते रहे हैं, तो चंद लाख खर्च होता है 4 साल में। 1 अरब के करीब खर्च हुआ है, टू बी प्रिसाइज 98 करोड़ रुपया जो है इनको सिर्फ दफ्तर लाने और ले जाने में खर्च हुआ है, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाने के लिए, जो कि सिर्फ चंद लाख में अगर गाड़ी में आते और ये चंद लाख का पेट्रोल 4 साल में खर्च होता। तो ये तो ये एक मिसाल दे रहा हूं। तो अखराजात पे काबू नहीं पा सके। पिछले साल के 35% अखराजात में इजाफा था, इनकम ये बढ़ा नहीं सके। उसका नेट इफेक्ट ये है कि इनको कर्जे लेने पड़े, और कर्जे लेने के मामले में ये फिर वादा करके आए थे कौम से कि जी ये 25,000 अरब पे कौम का कर्जा है, कर्जे और अदायगी 30,000 अरब पे है, मैं इनको 10,000 अरब कम करूंगा। ये आपको याद हो जी, ये पब्लिक स्टेटमेंट्स है। और लेकिन वो साथ ये आर्गुमेंट देते हैं कि आप मतलब पीपल्स पार्टी और जब मुशर्रफ की हुकूमत जब खत्म हुई तो 5,000 पे था, पीपल्स पार्टी ने जब छोड़ा तो 15 पे था, आप लोगों ने जब छोड़ा तो वो 25 या आई डोंट नो इसके करीब वो कह रहे थे 1,000 अरब। अब जाहिर है कि वो बढ़ के 45 को क्रॉस कर चुका है। 21,000 से ज्यादा इन्होंने 3.5 सालों में पाइलअप। वो कहते हैं हम चूंकि कर्जे अदा करते रहे इसलिए कर्जे हम जो है वो ज्यादा लेते हैं। जी भाई साहब, यहाँ मैथमेटिक्स खराब ना लोगों के होने दे, हिसाब लोगों को सिंपल समझाते हैं जी। अगर आपने नया कर्जा लेके, जो वो कहते हैं हमने कर्जे इसलिए लिए कि पुराने वापस करने, अगर आज आपका कर्जा है किसी बैंक का 1 लाख रुपया, आपने उसको वापस करना है तो दूसरे बैंक से जाके 1 लाख लेके उसको वापस करेंगे तो आपका कर्जा 1 लाख ही रहेगा। आपने नए लेंडर से लेके पुराने वापस कर दिए। ये फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट है, आवाम को ये गुमराह करते हैं। जब आप कर्जे वापस करते हैं तो कर्जों में कमी आनी चाहिए। तो ये इन्होंने कर्जे पुराने, हर हुकूमत करती है, हमने मुशर्रफ साहब के भी कर्जे वापस किए, हमने पीपल्स पार्टी की भी वापस किए, सब हुकूमतें करती हैं। वो कर्जा 10 साल का होता है, वो कर्जा 5 साल का होता है, वो कर्जा 1 साल का होता है, वो कर्जा 3 महीने का होता है। तो बात यह है कि ये लोगों को मिसलीड करते हैं जब ये कहते हैं ना कि हमने कर्जे इसलिए लिए, हमने पुरानी हुकूमतों कर्जे, वो भी कौन सी हुकूमत है पुरानी हुकूमत कर्जे वापस नहीं करती। इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। किसी भी हुकूमत की आपने कर्जों के हवाले से परफॉर्मेंस देखनी है तो ये देख लें, जिस दिन आए थे तो पाकिस्तान के मजमूई कर्जे कितने थे, बैरूनी और अंदरूनी, वो पाकिस्तान के 24,850 अरब या 25,000 अरब राउंड करके कर लें, ठीक। और जब ये गए तो कितने थे, वो 43,000 अरब, और इसका जो फर्क है वो 18,000 अरब। और जो ये कहते थे कि कर्जे और अदायगियां, वो टेक्निकल है कि लाइबिलिटीज यानी प्राइवेट सेक्टर की अगर उन्होंने एलसीज खोली है, वो हालांकि आना नहीं चाहिए, स्टेट ने नहीं देना, लेकिन कुछ शौक था कि हायर फिगर को दुनिया में फैलाएं, पाकिस्तान की बदनामी करें। तो ये 25,000 की फिगर में 30,000 लिया करते थे, वो 30,000 जो है वो 52,000 बिलियन पर पहुंच गए। तो अब ये पकड़े गए हैं
कि मजमूई कर्जे ले तो वो 18,000 अरब रुपए इंक्रीज कर दिए, जो कि 10 साल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने किया। इन्होंने 3.5 साल में 18,000 अरब इंक्रीज कर दिए। तो बात यह कि परफॉर्मेंस की बात है, और उसकी वजह से अब इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में अपने कर्जों में देता था 1500 अरब, हमारी हुकूमत मैक्सिमम जो लास्ट ईयर था ये अब 3200 अरब के करीब दे रहे, 3100-3200 अरब। तो दवाई तो अपने हाथ से की है ना जी इन्होंने। अगर ये रुपए का बेड़ा गर्क ना करते, अगर ये इंटरेस्ट रेट 13.25% लेके जाते, अगर ये पाकिस्तान की जीडीपी 51 अरब का बेड़ा गर्क ना करते, और आज हम कम से कम कहीं और खड़े होते। इन्होंने तो अपने हाथ से मैन मेड ये डिस्ट्रक्शन है, और इनको पता ही नहीं था, ना इनकी कॉन्फिडेंस थी, ना इनकी गवर्नेंस थी, ना इनकी तैयारी थी। और ये बेसिकली मुंह उठा के आगे कि शायद जाके मिनिस्टर साहब बैठ जाएंगे, पोस्टल बॉय बैठ जाएगा और सारी की सारी जो निजी सिस्टम है वो काम करेगा, और वो जो मुस्लिम लीग नून और चीफ का हम कर लेंगे। इस तरह नहीं होता। यू शुड नो योर जॉब, आपको अपना काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो अब इसका जी फिर इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो सूरत हाल है इस वक्त, इट्स वेरी टफ फॉर द कंट्री, और जो नई गवर्नमेंट आई है इसके लिए बहुत टफ है। तो एक तो प्राइसेस जो खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो इन्होंने फ्रीज किए हुए थे उनको अनफ्रीज करना पड़ेगा अब नई गवर्नमेंट को, और प्राइसेस उसके बढ़ेंगे तो जाहिर है कि फिर महंगाई में आपको मालूम है कि हर चीज़ लोग बगैर बताए खुद ही से जो है वो महंगा कर देते हैं। तो अल्टीमेटली द पीपल आर द लूजर। मैं अर्ज करता हूँ, मैं वही से वर्ज करता हूँ। आपने ये जो महंगाई वाली बात की है बिल्कुल ठीक है कि लोग अब यानी इतने तंग हैं कि हमें बहुत ही तकलीफ होनी चाहिए कि उनके ऊपर हमने महंगाई के पहाड़ खड़े कर दिए। इसमें सिर्फ रूटीन की महंगाई नहीं है, इसमें माफियाज भी, उन्होंने भी काम किया। हम सबको पता है कि चीनी का माफिया भी इमरान नियाजी साहब के साय में था, आटे का माफिया भी उनके विंग्स में था, अद्वियात का माफिया भी उनके अंदर चल रहा था, उनके पेट्रोलियम माफिया भी उनके अंदर चल रहा था। तो एक तो इन लोगों ने वो मुल्क जिसमें टोटल टैक्सेस जो हैं आज भी चौथे साल के अंदर 6,000 प्लस अरब की कलेक्शन की बात हो रही है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि इससे ज्यादा अवाम से लूटा गया है। चीनी में 350 अरब सालाना लूटा गया है, आटे में 1,000 अरब लूटा गया है, बिजली जो हमने 2 रुपए के यूनिट से ज्यादा लाइफ लाइन कंज्यूमर जो है 50 यूनिट नहीं बढ़ाए, ये 8 रुपए पे ले गए हैं, और 8 का यूनिट 28 रुपए पे कर दिया है, उस पे अब 2,000 अरब लूट रहे हैं कौम से। तो कौम को तो इन्होंने जो है ना पूरी तरह लूटा है। अब आप जो फरमा रहे हैं कि जी महंगाई जो है, और सॉरी इंटरप्शन के लिए, कि गर्दशी कर्जे 2500 बिजली के हो गए, 1500 अरब जो है वो गैस के, यानी 4,000 अरब जो है वो एनर्जी सेक्टर के कर्जे हो गए। आप वही सब कोई चीज उठा लें। हम जब आए थे जो बिजली का जो गर्दशी कर्जे जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो आपने जीरो कर दिया था, आई रिमेम्बर। 503 अरब थे, हमने उसको पहले जीरो किया, लेकिन हमने उसको 1100 अरब पे छोड़ा। सही है। तो हमने 500 अरब लिया, हमने मैनेज किया, 1100 पे छोड़ा, तो हमारा 5 साल में इंक्रीज कितने हुए, वही सब 600 अरब, 120 अरब सालाना एवरेज। ये 1100 अरब पे इन्होंने पकड़ा, और ये 2700 अरब पे ले गया है 3.5 साल में, यानी 1600 अरब की इंक्रीज 3.5 साल का मतलब है करीबन 450 अरब सालाना इंक्रीज। वो भी डॉक्टर साहब आपको मालूम ही है, ये जो स्टेटमेंट है वो कहते रहे कि पिछली हुकूमत ने महंगी जो है बिजली खरीदते रहे हैं, हम क्या करें, हम तो अब मजबूर हैं, हम तो वो तो स्टेट गारंटीज थी और हमें वो बिजली जो है वो चलानी पड़ रही है। आप अपनी नाकामियों की, आप अपनी बैड परफॉर्मेंस की, आप अपनी बैड गवर्नेंस की जो है वो तो ब्लेम पिछली हुकूमत पर नहीं डाल सकते ना। ये बहुत आसान था कि जी हर चीज पिछली हुकूमत पे डाल दें। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इनको कई दफा आए, हमें बताएं कि किधर आप किधर हम किधर खड़े हैं। तो बात यह है कि आपने जब सब्सिडी की बात की, ये सबसे ज्यादा इस वक्त की हुकूमत के लिए जो तकलीफ दे चीज है कि ये रुपए की कदर को वहां ले गए। इमेजिन करें कि आज ये रुपया 185 है, लेट से अगर ये आज 160 होता, ये 150 होता, तो आपकी कीमतें इस तरह तो नहीं इनकी आपकी कॉस्ट कम होती। बिल्कुल सही। जो आप आज बढ़ाने चाहते हैं कि जो इन्होंने जाते जाते जो अपनी तरफ से माइंस लगाई, लैंड माइंस, और उसको ना बल्कि पास किया बल्कि कम कर दिया, 10% गिविंग किया, पॉलिटिकल गिविंग, नोइंगली कि मैं जा रहा हूं और चलिए आइंदा आने वाली हुकूमत को, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी डील करेंगे। ये इनकी गलतफहमी है। डील अल्लाह ताला देखे, जब आप कोशिश करते हो अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।
बिल्कुल लेकिन सही। आपको कौम को टाइम देना पड़ेगा इस हुकूमत को। उसकी वजह यह है कि 2013 में भी हालात इतने खराब नहीं थे। मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री पाकिस्तान डिक्लेयर्ड था। 6 से 7 महीने डिक्लेयर्ड थे 2013 के शुरू में। जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। आई होप वही सब आपको याद है वो सारी 2013 की शुरू में। जी जी, आई रिमेम्बर, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब इजाजत दीजिएगा, एक शॉर्ट क्विकली ब्रेक नाज़रीन लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सेनेटर सागडार साहब से, साबिक वज़ीर ख़जाना, और मुल्क की जो सियासत इस वक्त माशी जो सूरत हाल है उसके ऊपर से हासिल उन्होंने अपना ओपिनियन जो है वो दिया है। ब्रेक के बाद आके कुछ और इश्यूज़ के ऊपर उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है साबिका वज़ीर ख़जाना जनाब सेनेटर सागडार साहब से। डॉक्टर साहब काइंडली मुझे ये बताइएगा कि मईशत को अगर बेहतर हमने करना है, सस्टेनेबल करना है, उसके लिए मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेकाम है वो नहायत ही ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 5 to 6 वीक्स हम ये देख रहे हैं कि एक अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है। चले मरकज़ के अंदर चीज़ें जो है उनको कंसोलिडेट कर लिया गया, बट पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे आप देखें कि एक पुतली तमाशा की तरह रोज़ाना जो है वो एक नई कहानी जो है वहाँ पे उभर के आती है, और वहाँ पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो काइंडली मुझे ये बता दें कि जिस तरफ ये मुल्क को ले जाया जा रहा है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? मतलब अगर किसी भी इदारे के ऊपर इमरान खान साहब को यकीन नहीं है, अदलिया के ऊपर नहीं है, ECP पे नहीं है, मीडिया को भी आज उन्होंने लताड़ने की, बल्कि वो मुसलसल लताड़ रहे हैं, मीडिया को भी, हमें भी वो बुरा भला कह रहे हैं, और इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट सारे इदारों को, तो क्या अमेरिका के अलावा पूरे पाकिस्तान ने उनके खिलाफ साजिश कर दी है? देखिए वही सब प्रॉब्लम उनकी तो बड़ी यूनिक किस्म की है। ये आपने ये जो सारे आपने जो चीजें गिनी हैं, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये शुरू हुई है पाकिस्तान में डॉन और पनामा के ड्रामों से। आपकी कंट्री टेक ऑफ कर रही थी, और अभी मैंने आपको आपके व्यूअर्स को रिमाइंड कराया कि 2016 में पाकिस्तान को प्रोजेक्ट किया गया था कि जिस तरह पाकिस्तान की मईशत परफॉर्म कर रही थी, जिस तरह स्टॉक मार्केट और आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसके नतीजे में आपको दुनिया की 4वीं मईशत प्रोजेक्ट किया गया। आपके मुल्क में वो एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, जो एडवेंचर्स किए गए पाकिस्तान में नॉन लीग के और फिर पनामा लीग के, उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन के साथ एक कामे के एक मफूजी जो सैलरी नहीं दी उसके ऊपर घर चले गए, और मुल्क में वो कभी उस तरह की स्टेबिलिटी अभी तक वापस नहीं आ सकी। ये आए, इनके लिए आप लोगों को मना किया गया 100 दिन आपने इनको क्रिटिसाइज नहीं करना, फिर 3 महीने से 6 महीने हो गए, फिर 6 महीने से 1 साल हो गया। पूरी कौम इनको बर्दाश्त करती रही अपनी तकालीफ के बावजूद, यानी बेपनाह महंगाई के बावजूद और गुर्बत और बेरोजगारी के बावजूद, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। ना वो 1 करोड़ नौकरियां मिली, ना 50 लाख घर आए, ना 10,000 रुपए कर्जों में, अरब कर्जों में कमी हुई, ना 8,000 अरब का रेवेन्यू इंक्रीज हो सका जो कि वादे थे कौम के साथ। अब वेयर डू वी स्टैंड? आपने तमाशा देखा, ये मैं इसको कहता हूं जिससे फाशिज्म एट वर्स्ट। ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट थी और ये फाशिस्ट सोच थी इमरान नियाज़ी साहब की कि इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन पे सारा जोर दिया। एक ही इनका नैरेटिव था, हर चीज पिछली हुकूमत पे डाल दो और इतना झूठ बोलो कि लोग समझना शुरू कर दे, लेकिन आप हर वक्त और हमेशा के लिए ये काम नहीं कर सकते। यही वजह हुई कि आपने जो एंड देखा वो तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था। भाई आप एक चोरीशुदा इलेक्शन RTS के जरिए आप आए हैं, आपकी दुनिया में 5 की रिपोर्ट में है कि क्रेडिबल इलेक्शन का लफ्ज नहीं है। ये मतलब है कि क्वेश्चन मार्क है आपको इलेक्ट होने में और आपके इलेक्शन में। 4 वोटों की बढ़ती से आप आए, इसके बावजूद के RTS कई घंटे बंद किया गया, तो आपको एक आईनी तरीके के साथ रुखसत किया गया। आपके ऊपर को 58(2) भी नहीं है मुल्क में जिसके जरिए सदर ने आपको निकाल दिया या किसी और ने आपको मार्शल लगा के, जैसे हमारे तो होता रहा माजी में। ये आईनी तरीका आप उसके जरिए निकले हैं। आपका एक बंदा नहीं वोट के लिए हमने इस्तेमाल किया, आपके खिलाफ 174 वोट आपको निकालने के लिए हुए, और फिर आपने देखा कि क्या ड्रामा किया। वही ओल्ड मजहब कार्ड शुरू कर दिया, पहले इस्लामोफोबिया, वही एंटी वेस्ट नैरेटिव शुरू कर दिया। वो भी साइफर्स आते हैं, दर्जनों आते हैं,
और वो जो बातचीत होती है हमारे सफरा की और हमारे वहां पे रुक भी नहीं रहे ना डॉक्टर साहब। एक्चुअली कभी वो कहते हैं जी, फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा जी कई महीनों से हमारे ताल्लुकात स्टैब्लिशमेंट से ठीक नहीं है, ठीक होते तो हम गवर्नमेंट में होते आज। कभी वो कहते हैं जी कि हमारे लोगों ने जमीर बेच दिया है, कभी वो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो एक जगह ठहरते भी नहीं है। नहीं वही सब तो गुजारिश ये है कि दो तो फिर ये अपना मान रहे हैं जो ऑपोजिशन कहती रही कि तुम्हें भाई इलेक्शन चोरी करवा के लाया गया है। और मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि अब आप हर आईनी अदारे के ऊपर आप वार कर रहे हैं, आप जजों के ऊपर वार कर रहे हैं। जब आपके हक में फैसले होते हैं तो सब ठीक है। आपने ये हमने तो ये नाम नहीं दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, ये तो इन्होंने दिया था नाम, हमें पैनल भेजा था और कहा था कि जी ये बड़े नेक पाक है, ये बेहतरीन है, तो हमने मान लिया। और आपके खुद मुजव्वजा यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने माना। आप इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये इन्होंने इनलीगल गैर आईनी काम किए हुए हैं। दर्जनों अकाउंट्स निकले हैं स्टेट बैंक में जो कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए, ये खुद सिग्नेटरी है उसके ऊपर। लेकिन वो डॉक्टर साहब जी वो ये कहते हैं कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के केसेस को भी आप सिमिल्टेनियसली सुने। दूसरा वो आपको मालूम होगा कि वो डस्का का जो डिसीजन आया था उसके बाद ज्यादा ये जिटरी हो गए और अनकंफर्टेबल फील करना इन्होंने शुरू कर दिया था। हालांकि वो एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर जो जिन जिन लोगों ने जो कुछ किया था वो तो उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फिर इनकी अपील को फारग कर दिया। बट उसमें इन्होंने ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी उस वक्त कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बाज़ाब्ता तौर पे पीएमएलएन के लिए काम कर रही है और पीटीआई के इंटरेस्ट को के खिलाफ काम कर रही है, और उसी नैरेटिव को लेके अब ये अवाम में जा रहे हैं। वही साहब, अगर हमने अपने आईनी अदारों को इसी तरह, आप उनके काम की बात करें ना, आप ये बताएं कि मेरे ये कोई यानी छुपाए हुए अकाउंट्स नहीं है, कंसीड नहीं है, आप वो साबित करें ना। ये देखें ना, अगर आप साबित करें स्टेट बैंक झूठ बोल रहा है, आप साबित करें ये अकाउंट्स नहीं है, आप साबित करें ये पैसे हमने वसूल नहीं किए, बजाय आप वो साबित करने के अब जो आपके खिलाफ कोई फैसला दे नजर आ रहा है, ये रिटर्न ऑन द वॉल है, ये ओपन एंड शट केस है। तो जब आपको ये नजर आ रहा है कि जी अब हमारी गर्दन पे फंदा पड़ने लगा है और 7 साल आपने इसको डिले करवाया, 7 साल आप कभी किसी कोर्ट से जाकर स्टे लेते थे, कभी किसी कोर्ट से डिले करवाते थे, ये तो 7 हफ्ते का केस था। तो आपको खुदा का खौफ करें आप, ये जो मिसाल देते हैं। भाई दी वे मुस्लिम लीग नून ने अपने सारा हिसाब दे दिया जब इन्होंने अपनी स्पॉन्सर्ड कंप्लेंट की हमारे खिलाफ, हमने दे दिया, उसमें है ही कुछ नहीं। जो कोई खुदा ना खास्ता इनकी हुकूमत थी और उसमें है ही कुछ नहीं, हर चीज इन ऑर्डर है। अगर आपकी नहीं है, अगर आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों से लिए हैं जो कि आइन जिसकी पाबंदी करते हैं, और आपकी पार्टी जो बैन हो सकती है फॉरेन एडेड पार्टी आइन के मुताबिक, और आप इस यानी आपने तो इन्होंने तो मेरे नजदीक इस्तीफे भी इसीलिए दिए हैं, इनको पता कि इन्होंने तो डी-सीट हो जाना है। आपका जब ये फैसला आएगा, जब आपका सबूत मौजूद है, कौम देख चुकी है, इनका फाउंडिंग मेंबर हर दूसरे दिन मीडिया पे बैठ गया अकबर बाबर एक चीज दिखाते हैं, तो उसके बाद तो पता है कि ये पार्टी फॉरेन फंडेड पार्टी है। उसके बाद हमें पता है कि आइन क्या कहता है। आइन कहता है कि इसको गैजेट करें, नोटिफिकेशन, इसको इस चीज को जब फैसला है, आइन कहता है और कानून कहता है कि उससे 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भेजे। आइन और कानून कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करे, जब मोहर लगाएगा तो ये सारे फारिग हो जाते हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी फारिग हो जाती है। इन्होंने उस खौफ के तहत क्या काम किए, नंबर 1 अपने मेंबरान से इस्तीफे दिलवा दिए ताकि उस वक्त खिलफत ना हो। और क्या काम किया, पार्टी का नाम पूछ रहे हैं कि अगर ये पार्टी बैन होती है तो क्या नाम होना चाहिए। आपने भी देखा होगा मीडिया में कि ये आपने इनवाइट कर रहे हैं ऑल्टरनेट नाम ताकि नई पार्टी खड़ी कर सके। कोई आपने जुर्म किया है, आपने आइन को, लेकिन मैं ना मानूं, और 7 साल आपने जाया किए हैं। आपको तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि जो इनकी डिमांड है कि नून लीग के, वो कहते हैं जी 35 करोड़ एक पार्टी के मामलात हैं, खराब है, पीपल्स पार्टी कोई 60-65 करोड़ की जो है वो उनके लोग जो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर वो बातें करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम इश्यूज को भी सेटल डाउन करना चाहिए ताकि उनके पास कोई एक वजह ना रहे फिर? मैं बिल्कुल एक मिनट के लिए नहीं कहूंगा कि अगर किसी भी पार्टी ने आइन को फ्लाउट किया है, किसी भी पार्टी ने कानून को की खिलाफ वर्जी की है, किसी भी पार्टी ने फॉरेन फंडिंग ली है जो आइन में लिखी है कि नहीं ली जा सकती, तो उनको भी वही सजा होनी चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि जी
एक ने मर्डर अगर किया 2010 में और इनके मुताबिक अगर एक ने 2015 में किया तो दोनों मर्डर का एक ही दफा फैसला कर, ये भी कभी हुआ है और है ही नहीं है। यानी मैं आपको पर्सनली नून की पोजीशन तो बता सकता हूँ, पीपल्स पार्टी से आप पूछ रहे हैं, हमारी कोई ऐसी चीज है जो इस तरह की जो इन्होंने हरकत की है वो की हो हमने, तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर इनके मसाइल हैं तो बजाय उनको हल करने के ये लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। ही इज मास्टर इन दैट। और फिर कह दीजिए जाके इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दें। इनकी वही आदत है कि जब 126 दिन का धरना हुआ, आपको याद होगा 2014 में जी। और जब उस वक्त ये इन्होंने अमूर सल्तनत रोकने की कोशिश की, इन्होंने अंपायर की उंगली खड़ी की, इन्होंने पीडीपी पे अटैक किया, इन्होंने हर वो काम किया जो कि एक महजब मुआशरे में नहीं होना चाहिए, और ये उसी तरह दोबारा वापस जा रहे हैं इस हुकूमत से निकलने के बाद। तो आपने देखा कि उसके नतीजा क्या हुआ। और जब इनके कहने पे, इनके मतलब के उस वक्त इन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस जो है सिर्फ उन पे हमें है कॉन्फिडेंस, जस्टिस नासुर मुल्क, मैं तो इनसे नेगोशिएट किया हुआ है वो सारा मुआहिदा जो हमने साइन किया, पब्लिक किया, फिर साइन किया आपकी प्रेस के सामने और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। उसने क्या कहा जी कि भाई कोई 35 पंक्चर नहीं है, कोई 4 हल्कों में कोई ऐसी बात नहीं, जो इन्होंने ड्रामा किया। बाद में कहते रहे कि वो एक सियासी बयान था, ये बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे जी, इन्होंने आपको मालूम है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब का जी, आपको एक शख्सियत का माइंडसेट पता है कि वो कितना मलिशियस काम कर सकते हैं, कि वो इतना कौम का वक्त ज़ाया करके सीपैक को 1.5 साल डिले करवा के और चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट को यानी पोस्टपोन करवाने के जिम्मेदार थे और मुल्क की मैशत को 126 दिन नुकसान देके कई सौ अरब का, उसके बाद एक अपनी मर्जी का कमीशन बनवा के जो चीफ जस्टिस ने खुद ऐड किया और जब आया तो डटाई के साथ मुस्कुरा के कह रही है वो तो मेरा सियासी बयान था। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा अभी भी ये सियासी बयान है, इसका मतलब है आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कौम को गुमराह करें, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके चाहने वाले हैं उसको आप झूठ बोल के इलेक्शन कमीशन के सामने आप प्रोटेस्ट करवाएं, तो ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को, और ये मुल्क को तबाही के दाने पे ले गए हैं। इन्होंने मैशत की तबाही नहीं की, इन्होंने हमारे फॉरेन रिलेशन का तबाह करके रख दिया है। हमारे दोस्त जो है वो हिचकिचा रहे हैं हमारे साथ बात कर रहे हैं और हाथ मिलाने में, क्योंकि बेहतरीन पाकिस्तान के दोस्त होते थे। आपने फॉरेन पॉलिसी को तहस नहस कर दिया अपनी जात की खातिर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब अगर इजाजत हो मैं एक और शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन क्विकली ले लूँ। मेरी गुफ्तगू हो रही है जनाब सेनेटर इसहाक डार साहब से, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। गुफ्तगू उनसे हम जारी रखेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब इसहाक डार साहब से, सेनेटर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर से बात हो रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका। मुझे काइंडली ये बता दें कि इमरान खान साहब ने जब स्पीचेस की थी और ये सारा ये जो एक असेसमेंट रिपोर्ट जिसको हम डिप्लोमेटिकली कह सकते हैं जो भेजी थी हमारे फॉर्मर एम्बेसडर जो यूके में थे, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उन्होंने कहा जी कि इस साजिश में सबसे जो मेन किरदार है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ लंदन में जो है इसको वहां पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। सो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दिस एलिगेशन या व्हाटएवर यू कॉल इट? ये इमरान न्याजी साहब को जी हम बड़े अच्छी तरह जानते हैं, 30 साल से हमारा उनसे डीलिंग है। जब मैं प्रेसिडेंट हॉल चैम्बर था तो वो अपने बयान से मुकरा भी करते हैं, जैसे कहा कि वो तो मेरा सियासी बयान था। वो अपनी चीजों पे यू टर्न भी लिया करते हैं, तो वी नो इम्बैलेंस। वो बिल्कुल एक इम्बैलेंस किस्म की पर्सनैलिटी है जो अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कह सकते हैं, मुल्क को दाव पे भी लगा सकते हैं। और उसकी ताजा मिसाल ये है कि जब वो निकले हैं 2 दफा इसी वजीर आजम हाउस से बेनजीर भुट्टो साहबा निकली और उनका भी था कि मुझे गैर यानी गलत तरीके से निकाला जाए। 3 दफा मियां नवाज शरीफ साहब निकले और वो भी यही था कि गलत तरीके से निकाला जा रहा है, कभी एक वजह कभी दूसरी वजह। इस दफा एक फ्लिमजी अकामे के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई करके 10,000 दिन अपने बेटे से नहीं लिए, जो कि एक फॉर्मेलिटी है वीजा अप्लाई करने के लिए, तो आप उनको निकाल लें। उन्होंने तो इस तरह को कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं की, इस तरह की हेट्रेट अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन और इस तरह का कोई डिस्प्ले या लोगों को इंसाइट करना कि जी यानी वर्चुअली वो अनार्की फैला रहे हैं मुल्क में। और वो मैं समझता हूँ कि इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो अपनी तमाम लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। या तो ना कि उनको किसी खास स्कूल से निकाला गया, ये मार्शल से नहीं गए,
ये 58 भी हमने खत्म किया, अल्लाह के फजल उसके जरिए नहीं गए, वो है ही नहीं अब। तो ये तो एक आईनी तरीके से, तो ये तो आइन में बहुत मुल्कों में होता है। लोग जब अपनी पार्टीज हैं, जो अलाइज हैं, जो आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको अगर नहीं पसंद है आपकी परफॉर्मेंस इज जीरो। अगर इनमें थोड़ी सी भी कोई शराफत होती तो जितनी उन्होंने तबाही की है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, इनको तो खुद छोड़ देना चाहिए। ईश्वर कौन फॉर इलेक्शन, लेकिन जब सर पे पड़ गया, जब नजर आई कि अब मैं वोट आउट होने लगा हूं, पहले तो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता मेंबर्स को, जी कोई तरीके में कामयाब नहीं हो गया। आपको याद होगा, ये पुरानी बात नहीं है, चंद जब वो नहीं हुआ तो फिर आगे वो तो शुक्र अदा कर रहे थे कि मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि इन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए और ये कामयाब नहीं होगा अपने मेंबर्स को इनका, जी मैं आपको गारंटी कर दूं कामयाब नहीं होगा। जब देखा कामयाब होने को है, ही इज टू क्लेवर कुकी। जब ये देखा कि ये कामयाब होने लगा है, क्या किया, अच्छा जी बैक डोर में मिलते शुरू कर दी कि जी मैं, आप अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें, मैं जो है वो असेंबलियों को डिसॉल्व करता हूं, इलेक्शन के लिए चले जाते हैं। और भाई दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। आप तो वैसे ही खिलाड़ी हैं, बी स्पोर्ट्स पर्सन, आपको आप में तो है ही नहीं स्पोर्ट्स एंड स्पिरिट। तो वो ये असल में मैं ना मानूं एंड फाशिज्म एंड फाशिस्ट अप्रोच, ये इनका हॉलमार्क है। और उसी तरह इन्होंने ये जो करीबन 3.5 साल गुजारे हैं और वर्स्ट किस्म की विक्टिमाइजेशन की है, अदारों को अब्यूज किया है, मुल्क की तबाही, इकोनॉमी को तबाह किया है, अवाम के ऊपर। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं अब थोड़ा सा एहतसाब की तरफ आऊंगा, बिकॉज पिछले हमने 3.5 सालों में जिस तरह से देखा कि मेन फोकस जो था एहतसाब का वो PMLN प्राइमरीली और इनफैक्ट पीपल्स पार्टी, और वो भी लीडरशिप जो है। तो ये इस सारे प्रोसेस में, और इवन आपके खिलाफ भी जिस किस्म की आपको यानी अदालतों से एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर करवाया गया, तो इस प्रोसेस को आप किस तरह से देखते हैं? और वहां पे भी आपने फिर कुछ केसेस किए जो आपने भी विन किया, शहबाज साहब ने भी विन किया उसको, और ये ब्रॉडशीट वाले ने भी फिर आके माफी वगैरह मांगी। जी बात यह है कि वहीद साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम बहुत ही पोलराइजेशन हमने कर ली है सियासत में भी और हर फील्ड में। आपके सामने है कि जिस किस्म की यानी वर्स्ट किस्म की जो होती है ना सियासी इंतकाम, वो इस्तेमाल इन्होंने उसको इन्होंने यानी किया अपने दौरे हुकूमत में। इन्होंने अदारों को इस्तेमाल किया। आपने देखा कि 22 ग्रेड के लोगों को इन्होंने अनसेरेमोनियस तरीके से घर भेजा। बशीर मेमन आपके सामने है, उनके बयानात सामने के, उन्होंने कहा कि जी फलां को सी फैमिली के उसको पकड़ लें, फलां के ऊपर ख्वाजा आसिफ का मुकदमा बना दें, फलां के ऊपर ये कर दें। भाई इस तरह नहीं चलता। अल्लाह ताला की जात भी देख रही है। ये अपनी तरफ से 10 साल बना के बैठे थे कि उन्होंने बैठना है और इन्होंने इस मुल्क पे अब कब्जा कर लिया, इन्होंने कहीं नहीं जाना। ये कहना मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। अब एक लोगों की प्लानिंग है, अल्लाह ताला की प्लानिंग है। तो इनकी जो स्टाइल है वो, जैसे आपने कहा कि सियासी इंतकाम जो वर्स्ट है पाकिस्तान की तारीख में, वो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। अदारों को अब्यूज किया है, अदारों को मिस यूज किया है। जहां तक मेरा वो उसमें भी जैसे आपने कहा कि अजीब किस्म की हरकत थी। मेरा पासपोर्ट जो है 2018 में कैंसिल करवा दिया। मेरे घर के सामने 40 कनाल का बच्चों का पार्क है, उसमें 1 कनाल 16 मरले जो है वो सड़क चौड़े उन्होंने की, क्योंकि वहां होती है ट्रैफिक जैम होते हैं, उसको एक बनवा के छोटे से टीवी पे चला के, इट्स टू मच। यानी अब वो तो बात करने का, मेरे घर को टेक ओवर कर लिया, कभी उसको ऑक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उसको पनाहगाह बनने की। वो भी मेरा घर मेरी सियासत से आने से पहले है और मेरा दफ्तर में आगे आता था घंटा मेरे साथ डोनेशन लेने के लिए 30 साल पहले इंतजार किया करते थे जब मैं लाहौर चेंबर का प्रेसिडेंट था। आप क्या बात कर रहे हैं? आप हमारी फैमिली से हमारे घर के दरवाजों पे आके बैठ के इंतजार किया करते थे, अल्लाह के रास्ते में देते थे। आपके यहाँ पर कोई हिसाब नहीं है, लेकिन आप हमारे बच्चों से लेते रहे। तो ये तो एक अजीब किस्म की ये पता नहीं शख्सियत है, और किसी को भी इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कंफर्ट नहीं है कि ये साहब क्या कर रहे हैं। या तो वो इतना एडिक्ट हो चुके हैं अपने नशे में कि उनको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, और उनके वो टेम्परामेंटल उनकी वो स्विंग्स आती हैं। मुझे तो कोई समझ नहीं आती जी कि इन्होंने जो तबाही की है। मैं अल्लाह करे कि इस तरह की कोई सियासतदान कोई दोबारा पाकिस्तान में ना पैदा हो जिसने इतनी तबाही की है कौम की, अवाम की। अभी भी बात नहीं आ रही। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जाहिर है कि अदालत के जरिए, और इन्होंने काबीना के अंदर फैसला किया कि जी ठीक है उनको हमने बाहर भेजना है। बाद में ये कहते रहे जी कि वही जैसे कि जी हमें तो जो है वो पता ही नहीं चला, और वो
हमें जो है वो मतलब कोई धोखा वगैरह दे के चले गए हैं और वापस ही नहीं आ रहे हैं। सो डू यू थिंक कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो यहाँ पे पीटीआई का जो मौकफ है और अब भी वो ऐसी बातें करते हैं, सो वो मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो शख्सियत है या उनकी जो सियासत है उसके ऊपर कोई मनफी असरात तो नहीं मुरतब होंगे इस सारे मामले के हवाले से? और उनकी वापसी का भी काइंडली बता दें। वही साहब, ये चीजें चलती नहीं है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। जो सेन एलिमेंट है, जो सुलझी हुई आवाम है, जो लोग समझते हैं, वो बिल्कुल अंधाधुंध इनकी तकलीफ नहीं करते। उनको पता है कि जो जो ये कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, यानी ये क्या मजाक नहीं है कि जी काबीना से फैसला हो, इनकी कुछ मिनिस्टर रोएं, और ये आप इनकी जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर है वो आज भी कहती है कि हर चीज इन ऑर्डर थी। ओ भाई, आप उसको क्यों कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि जी मुझे बेवकूफ, आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा सकता ना। आपके आपके आपकी अपनी सारी रिपोर्ट थी, आपकी टीमों ने की, मुस्लिम यूनियन ने तो नहीं करवाई। तो ये एक पर्सनैलिटी है जी, उसको आप किसी तरीके से परखेंगे तो आपको इम्बैलेंस नजर आएगा इमरान नाजी साहब की शख्सियत में, कि वो दुश्मनी में एक पूरी, यानी अपने आप को अंधाधुंध करते हैं, खुश करते हैं अगले बंदे को, और उनको कोई असूल, कोई अल्लाह का खौफ कुछ नहीं है, और झूठ पे उनका पूरे का पूरा दारोमदार है। फाशिज्म में बिलीव करते हैं, और झूठ बोलना उनका जो है, हिटलर नाजी की पार्टी को फॉलो करते हैं, हुकूमत को, कि जी इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझ चुका है। इसका किसी के पास इलाज नहीं है। ये इनको तो अपनी मेंटल डिसऑर्डर का इनकी चेकिंग होनी चाहिए। ये तो शायद इज अनफिट टू बी इवन ए पॉलिटिशियन और एमएनए। तो अब आप और मियां साहब जो है कब तक मतलब तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान? इंशाल्लाह जी, हम अपने पासपोर्ट तो भी हमारे पास हाथ में नहीं आए, लेकिन हमें इतला है कि हमारे पासपोर्ट जो है उनके डीजी ऑफिस ने इस्लामाबाद में इशू किए हैं, जब आ जाएंगे। और प्लस उनकी भी मेडिकल है, मेरी अपनी मेडिकल है, लेकिन हमारा ना होने से कोई ऐसा चीज नहीं है जो सफर करे। और मैं आपको ये कि आपको याद होगा कि आपके तमाम चैनल्स में बैठ के इनके जो कार्टून्स थे, शहजाद अकबर टाइप और ये दूसरे लोग जो गिल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या कहते थे? ये कहते जी फलां दिन इसहाक डार का रेड वारंट इशू हो रहा है। कितना है वो रेड वारंट? ये चूखे झूठे हैं। इन्होंने वही केस में ना भेजा जो कि झूठ पे मबनी है कि जी मैंने 20 टैक्स रिटर्न नहीं दी। मैंने वो सारी रिटर्न की कॉपी भेज दी इंटरपोल को, तो मैं इनको, इनके मुंह पे उन्होंने तमाचा मारा, मुझे उन्होंने क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेजा और उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ कुछ नहीं है। और उन्होंने तमाम ममालिक को लिखा कि इसहाक डार के बारे में अगर आपके इमिग्रेशन सिस्टम में पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट में जो डला है उसको डिलीट करें और कंप्लाई करें। लेकिन ये झूठे लोग हैं, ये एक इस तरह आवाम के जज्बात से झूठ बोल के खेलते हैं, और चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो मैं हूं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने वो वक्त निकाल दिया है, और किसी का अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो घबराने की जरूरत है ना। तो इंशाल्लाह मेरे पास तो मेरा तो केस ही है कि 20 टैक्स रिटर्न नहीं दी। मैंने कभी 20 मिनट अपनी टैक्स रिटर्न डिले नहीं की अपनी लाइफ में। 40 साल जो अभी तक मेरी टैक्स ईयर के रिटर्न फाइल हो। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि मुझे काइंडली ये बता दें कि ये एहतसाब का जो अदारा है, ये over the period of time it has been used for political victimization mostly। और ये जो जैसे जावेद साहब हैं वो ये कहते हैं जी हमने पता नहीं 800 बिलियन जो है वो रिकवर कर लिए। जब उनको बुला के पार्लियामेंट में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मेरे पास जो कैश अमाउंट है वो तो हमारे पास पता नहीं कोई 5 बिलियन है या कोई 10 बिलियन होगी या इतनी होगी, बाकी तो सारे एसेट्स हैं। तो ये जो इस इदारे के बारे में आप क्या कहते हैं कि अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए लोगों को इस तरह की विक्टिमाइजेशन से बचाया जा सके? देखिए, 3-4 चीजें हैं भाई साहब, जाहिर है कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट और डिस्कशन डिटेल में जाएगी। एक तो ये है कि ये जब अदारा एक डिक्टेटर ने बनाया था, उसने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ही बनाया था। ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये दुनिया में इस तरह का लॉ नहीं है कि जो 1985 से आप शुरू करें, उस वक्त चले 99 में था तो चले ऑलमोस्ट 14 साल आप कवर कर रहे थे। आज 85 से लेके हम 2022 में आ गए हैं। दूसरा, इसकी एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, और मैं नहीं कह रहा, वो आप जो लोगों ने इसमें सफर किया है वो कह रहे हैं, जो आपके आला अदालतें हैं उनके जजमेंट्स में लिखा हुआ है, इनको वो पुल अप करते हैं, इनको ये कहते हैं कि ये आपने क्या किया, ये झूठ है। तो ये अदारा एक तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। आज तक 99 से जब ये हुआ है, ये इसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि हमने कम से कम मुस्लिम लीग नून ने 2013-18 में इस अदारे को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की।
हमने यही अपना तो अब इमरान इसका नबी क्या साहब होना चाहिए? इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, रिवैम्प करना चाहिए? जब बाकी इदारे हैं तो फिर इसको खत्म करें फिर। एक सेकंड ना जी, एक सेकंड। इस तरह जी नहीं खत्म होते अदारे ना जी। पब्लिक को ये शुरू करेगा कि जी ये देखें इन्होंने शायद इस अदारे इसको आपको ईमानदारी के साथ इसको रिवैम्प करना पड़ेगा ठीक। आपको। और कुछ सजाएं तजवीज होनी चाहिए इसमें कि जो आप झूठा एक करेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, एक आप मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं और आखिर में निकलता है कि जी कुछ भी नहीं है और वो कई साल लग जाते हैं। आप उसकी उसकी रेपुटेशन को तबाह कर देते हैं, उसकी फैमिली के लिए आप एम्बैरसमेंट का एक वजह बन जाते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल है, इसको हमें रिवैम्प करना होगा। दुनिया में इस तरह के जो अदारे हैं उनको इजाजत नहीं होती कि जब तक वो 99.9% श्योर ना हो जाए, उनके पास पूरा एविडेंस, इनक्रोजेबल एविडेंस हो, उसके बाद वो पब्लिक होते हैं। उसके बाद वो ये शुरू पहले इस दिन पकड़ते हैं किसी को इंक्वायरी के लिए और फिर टीवी में ट्रायल शुरू हो जाता है। तो आपके सामने है कि वो कितने वो लोग, वो क्यों इनको इंटरपोल से, क्योंकि झूठ है और वो मैंने भेज दिया। अगर ये एक्स्ट्राडिशन के लिए कहते थे आएंगे, पता नहीं क्यों भागे हैं, करते ना, क्योंकि वो फिर एक यूके कोर्ट में इनके खिलाफ फैसला होता, मुझे फिर पाकिस्तान का जरूरत ही ना पड़ती। तो बात ये थी कि झूठ का कोई सर पैर नहीं होते। हाँ, एक आपने जो बदमाशी और फाशिज्म जो करना है वो इन्होंने अच्छी तरह कर लिया है और आवाम के सामने आगे, और अल्लाह ताला ने इनको एक यानी एक बुरी हालत में और इनको एक बदनाम करके मुल्क की तबाही का एक जिम्मेदार करके इनको इक़्तिदार से निकाला। तो अल्लाह ताला इनसे पाकिस्तानी अवाम को महफूज रखें। सेनेटर इसहाक डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना नाज़रीन हमारे साथ थे और बड़ी कम्प्रीहेंसिव उन्होंने गुफ्तगू की। मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त पोलिटिकल जो और माशी जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।